अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इससे पहले कि मैं ये घटना बताऊं, ये बता देना चाहता हूं कि मैं कोई लेखक नहीं हूं। इसलिए पॉसिबल है कि मेरी लिखावट आपको ज़्यादा दिलचस्प ना लगे, लेकिन सच्चाई सच्चाई है। आपको ये अजीबो-गरीब सच्ची कहानी सुनाऊं। मेरी उम्र लगभग 40 साल की है। मैंने अब तक शादी नहीं की है। पेशे से मैं एक कामयाब वकील हूँ। अपने पेशे में बेहद बिजी रहने के बावजूद पुराने ज़माने का फर्नीचर जमा करना मेरा शौक़ है। हैरी क्योर के साथ मेरी दोस्ती की शुरुआत भी इसी शौक़ की वजह से हुई। हैरी एक ख़ास शख्सियत का मालिक है। उसमें कई खूबियाँ हैं और उसकी दोस्ती पर मुझे फ़ख्र है, मुझे नाज है। आज तक मुझे उस जैसा शख्स नहीं मिला। हैरी अपने ख़ानदान का इकलौता मेंबर है। मेरी तरह पुराना फर्नीचर जमा करना उसका शौक़ ही नहीं, ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो 10 साल पहले मेरी और उसकी मुलाकात वाइट रोज़ जंक्शन के एक नीलामी के मौके पर हुई थी, जब हम एक दूसरे से बढ़ चढ़कर बोलियां लगा रहे थे। नीलाम के बाद मैं और वो साथ ही न्यूयॉर्क वापस आए। फिर हम एक दूसरे के करीब होते चले गए। हर जाड़े के मौसम में हम दोनों साथ ही पुरानी चीज़ों की तलाश में साउथ इंग्लैंड की तरफ निकल जाते हैं। ये लगभग हमारी आदत बन चुकी है। किसी भी हफ्ते में एक बार हम एक दूसरे को ज़रूर अपने घर में इनवाइट करते थे। फरवरी की एक धुंधली और उदास सुबह वो मेरे ऑफिस में मुझसे मिला। ये कोई 3 साल पहले की बात है। भाई, एक दिलचस्प बात है, उसने आते ही कहा। अगर आज रात कोई ख़ास काम ना हो तो मेरे यहाँ ज़रूर आना, फिर तुम्हें बताऊँगा। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता वो बोला, खाना मेरे साथ खाना, दफ्तर से सीधे वहीं आना। मैंने वादा कर लिया। उस शाम मेरा कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं था। रात के लगभग 8:30 बजे मैं उसके यहाँ पहुँच गया। उसका मकान फेल्डेस्टीन में है। खाना खाने के बाद हम दोनों उसके कमरे में पहुँच गए, जहाँ खाना खाने के बाद हमेशा सिगरेट और कॉफ़ी के दौर चला करते थे। आज हैरी बहुत परेशान नज़र आ रहा था। हमारी दोस्ती के बीच ये पहला मौका था जब मैं उसे इतना घबराया हुआ देख रहा था। मुलाजिम के बाहर चले जाने के बाद उसने सिगरेट बुझा दी और अपनी कुर्सी मेरे करीब घसीट ली। चार्ल्स, वो ड्रामाई अंदाज में बोला, अजीब बात है, बेहद अजीब। सच कहता हूँ, अगर कोई सबूत नहीं होता तो मैं ज़रूर इसे एक ख्वाब समझता। तुम नहीं समझ सकते। ओ खुदा के लिए, कहो तो, क्या बात है? मैं झल्ला गया। मालूम होता है तुमने कोई भूत देखा है, मैंने तंज किया। हैरी मेरी तरफ झुका। शायद तुम्हें वो लिखने की मेज़ तो याद होगी। यकीनन मुझे याद थी। एक बहुत कीमती मेज़ थी, हैरी की जमा की हुई चीज़ों में से एक। हैरी का ख्याल था कि उसकी जमा की गई सारी चीज़ों में ये मेज़ एक अलग मुकाम रखती है, एक अलग जगह रखती है। वो हमेशा उसके सोने के कमरे में पड़ी रहती थी। हैरी की वसीयत के मुताबिक उसकी मौत के बाद वो मेज़ हमको दे दी जाएगी। कुछ कहे बगैर मैंने सर हिला दिया। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझे उसमें एक नया खुफिया खाना मिला है, तो क्या तुम हैरान नहीं होगे? मैं चिल्लाया। नहीं, सच? कैसे? कहाँ? वैसे ही अचानक, उसने जवाब दिया। तुम्हें तो मालूम है कि वो मेज़ अक्सर खड़खड़ाया करती थी, जैसे खाली हो, लेकिन कोशिश के बावजूद भी हम उसमें कोई ड्रॉर या खाना नहीं पा सके थे। पिछली रात मैं उसी मेज़ के सामने बैठा चेक लिख रहा था कि मुझे किसी रजिस्टर की ज़रूरत पड़ी। जैसे ही मैं लेने के लिए उठा, मेरे कदम लड़खड़ा गए। मेरा पैर मेज़ के एक कोने के साथ ज़ोर से टकराया। उसी लम्हे मेज़ के एक तरफ से एक ड्रॉर निकल आई। मेरा ख्याल है कि मैं कोई 5 मिनट तक यूं ही खड़ा उसकी तरफ टिकटिकी लगाए देखता रहा।
मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। कितनी हैरान कर देने वाली बात है। कोई 20 साल से ये मेज़ मेरे पास है और 20 साल के बाद ये खुफिया ड्रॉर खाली थी? मैंने पूछा। हैरी ने सर हिलाया और गला साफ करते हुए कहने लगा, नहीं। खाने का मिलना खुद में अजीब बात थी, मगर वो एक लम्हे के लिए रुका। अजीब बात तो ये थी कि उसमें एक तस्वीर और एक ख़त भी पड़ा था। वो अपनी कुर्सी से उठा। ठहरो, मैं वो चीज़ें लाता हूँ। अभी तक मैं ये समझ रहा था कि हैरी मेरे साथ मजाक कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक तस्वीर थी और दूसरे में ख़त। मैंने वो तस्वीर उसके हाथ से ले ली और मेज़ पर रख कर देखने लगा। तस्वीर 18वीं सदी के दरमियाने दौर की थी, जिसमें एक नौजवान को दिखाया गया था। उम्र यही 18-19 साल रही होगी। मैंने तस्वीर को उलट कर देखा। दूसरी तरफ कागज़ का एक टुकड़ा चिपका हुआ था, जिस पर बेढंगेपन से लिखा था, लेनॉकस, पैदाइश 18 जुलाई 1694, 10 अप्रैल 1713 में खुदकुशी कर ली। कुछ लम्हों तक मैं उन लिखे हुए लफ्ज़ों को घूरता रहा। मैं कुछ उदास सा हो गया। कितना मासूम चेहरा था उस नौजवान का। मैंने तस्वीर को सीधा किया और उसे फिर गौर से देखने लगा। इस छोटी सी उम्र में खुदकुशी? आखिर क्यों? और ये नौजवान है कौन? मैंने हैरी की तरफ देखा। शायद वो भी मेरी तरह सोच रहा था। आखिर इस दर्दनाक हादसे का क्या कारण हो सकता है? मैंने उससे सवाल किया। हैरी चुप रहा और एक ख़त मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने ख़त खोला। उसकी लिखावट तस्वीर के पीछे लिखी लिखावट से मिलती जुलती थी। ये किसी औरत का लिखा हुआ ख़त था। जहाँ तक मुझे याद है, उसमें लिखा था, कर्कवुड, हर तरह से खैरियत है। शुक्र है कि लेनॉकस पर किसी तरह का शुबा नहीं किया गया। वो बगैर किसी तकलीफ़ के चला जाएगा। अब किसी तरह के शक की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि कल रात लोगों ने एक पागल को गिरफ्तार कर लिया था और उसे ज़िंदा जला दिया था, और उसे ज़िंदा जला दिया है। आज फिर एक बार मुसीबत के बादल छट गए हैं। हमारा मुलाजिम फोर्क वार्डन फोर्ट राटूर रवाना हो जाएगा। मैं उसे 20 पाउंड और घर का सामान भी दे रही हूँ, और आपके हुक्म के मुताबिक वो पलंग भी उसे दे रही हूँ जिसे आपने शैतानी छपरखट लिखा है। अच्छा, खुदा हाफिज, एनोटेंट। मैंने ये अजीबो गरीब ख़त खड़े खड़े पढ़ा। उसके बाद कुर्सी पर बैठकर सिगरेट सुलगाया और फिर पढ़ना शुरू किया। हैरी मेरी चेहरे की तरफ ही देख रहा था। उसने बाद में पूछा, क्या क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैंने जवाब दिया। हो सकता है कि हाँ, मेरा ख्याल है कि। हैरी बड़ी बेबसी से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने कहा, उस नौजवान लेनाकस से शायद कोई जुर्म हुआ होगा, कोई ख़तरनाक जुर्म, जिसके लिए एक बेगुनाह शख्स को ज़िंदा जला देने की सज़ा दी गई है। लेकिन ख़त का दूसरा हिस्सा मेरी समझ में भी नहीं आया है। आखिर उस नौकर का इस हादसे से क्या लेना देना हो सकता है? शायद वो भी इस जुर्म में शामिल हो, या इस जुर्म को होते हुए देख चुका हो, चश्मदीद गवाह हो, और उस नौजवान की माँ ने उसे $20 देकर किसी दूसरी जगह पर भेज दिया हो। लेकिन ये शैतानी छपरखट, ये क्या भला है? हैरी हंस पड़ा और कहने लगा, मेरे जासूस, तुम्हारा अंदाज़ा सही है। मुझे इस जुर्म या किसी के ज़िंदा जला देने के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जिस पलंग के बारे में इसमें लिखा है और जिसका नाम शैतानी छपरखट है, मैं बरसों से इस पलंग की तलाश में हूँ। ये पलंग लकड़ी के काम का बेहतरीन नमूना है और इस पर अलग अलग किस्म की शक्लें बनाई गई हैं और इतनी मेहनत की गई है कि हर एक शक्ल जानदार मालूम होती है। इस किस्म के कुछ पलंग इंग्लैंड से लाए गए थे, लेकिन आज तक वो तलाश नहीं किए जा सके। ज़रा सोचो चार्ल्स, ज़रा सोचो। ये ख़त और तस्वीर, इनमें से कोई एक उस पलंग को तलाश करने में मदद कर सकते हैं। मैं उस पलंग को ढूंढ कर ही दम लूँगा,
मुझे चाहे जो कुछ करना पड़े, और अगर मैं तलाश में कामयाब हो गया तो मेरी शोहरत सारे अमेरिका में फैल जाएगी। मैं हैरत से हैरी की तरफ देखता रहा। असल में मुझे पलंग से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो उस रहस्यमयी हादसे की तह में झांकने की कोशिश कर रहा था जिसके बारे में इस खत में लिखा गया था। मैं उस बेगुनाह शख्स के बारे में सोच रहा था जिसे जिंदा जला दिया गया था। उस मासूम नौजवान से ऐसा कौन सा जुर्म हो सकता है? ये नाजुक हाथ कत्ल करने का हौसला नहीं कर सकते। उस खत में पलंग के बारे में पढ़कर हैरी का बेचैन हो जाना फितरी ही था, स्वाभाविक ही था। जिस चीज़ की तलाश में कोई शख्स बरसों से हो, उसके बारे में हल्का सा इशारा भी काफ़ी होता है। लेकिन क्या ये संभव है कि एक पलंग जो 2 सदियां पहले फोक वार्टन नामी शख्स किला लाटोर से ले गया था अब भी वहीं मिल जाएगा, और वो भी इतने लंबे अरसे के बाद? आखिर मैंने उससे पूछ ही लिया, क्या ये संभव है? उसने झट से जवाब दिया, वो शख्स उस पलंग की अहमियत को अच्छी तरह जानता होगा और इस तोहफे पर खुश भी होगा। ऐसा पलंग एक कीमती चीज़ है। पॉसिबल है उसकी औलाद में से किसी के पास वो अब तक मौजूद हो, या न्यू बर्नसोक के किसी किसान के घर के कमरे में पड़ा हो। न्यू बर्नसोक? मैं पागलों की तरह चिल्लाया। तुम्हारा मतलब उस न्यू बर्नसोक से तो नहीं जो न्यू जर्सी में है? नहीं, हैरी ने सर हिलाकर जवाब दिया। फोर्ट लाटोर कनाडा में एक आबादी है, सेंट जॉन न्यू बर्नसोक वहाँ का एक शहर है दोस्त। मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा और पलंग को तलाश करूँगा। मुझे याद है जब उसने ये बात कही थी तो मैं हंस पड़ा था। क्या इसी वक्त रवाना हो रहे हो? मैंने धीरे से कहा, और मैं हैरान रह गया जब उसने कहा कि वो तैयारी कर चुका है और सुबह रवाना हो जाएगा। तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते? कुछ दिनों के लिए तो जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते। उन दिनों मैं काफ़ी बिजी था, कुछ दिनों के लिए भी वक्त निकालना बहुत मुश्किल था। उसकी बात पर इनकार करते हुए मुझे काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि पलंग से मुझे भी कुछ दिलचस्पी हो चली थी। लेकिन क्या करता, मजबूरी थी। दूसरे दिन मैं हैरी को छोड़ने स्टेशन तक गया। मार्च महीने में मुझे उसके 2 खत मिले, जिसमें उसने लिखा था कि अभी तक उसे फोक मार्टन की फैमिली नहीं मिल सकी है। लेकिन मुझे उसका एक और ख़त मिला। उसने लिखा था कि मैंने उन्हें पा लिया है, लेकिन अजीब से हालात हैं। ऐसा मालूम होता है कि जुर्म उनकी नसों में दौड़ता है। एम्बुस पार्टन, जो कि फोक पार्टन की औलाद में से था, 1847 में फांसी पर लटका दिया गया था। उसने एक ख़ानदान के सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ज़रा गौर करो, 9 आदमियों का कातिल कितना ख़तरनाक होगा। मैंने इस बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली है। एम्बुस पार्टन के पुरखे भी इसी तरह के थे। हर नस्ल में उनके हाथ से किसी न किसी तरह के जुर्म होते रहे थे। पुराने अखबारों से मुझे पता चला है कि एम्बुस पार्टन एक किसान के रूप में सुकून भरी जिंदगी गुजार रहा था। एक रात वो घर से निकला और अपने पड़ोसी के घर में दाखिल होकर पूरे घर का कत्ल कर दिया। हालांकि उनसे उसकी किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी, और जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने फरार होने की कोई कोशिश नहीं की। 1 हफ्ते बाद उसे फांसी पर लटका दिया गया। यहाँ तक मुझे मालूम हुआ है कि उसके 6 बच्चे थे, 5 लड़के और 1 लड़की। बाप के फांसी पर लटका देने के बाद वो बिखर गए, और ऐसा लगता है कि शर्म की वजह से उन्होंने अपने नाम बदल लिए हैं। मुझे यकीन है कि मैं उनमें से किसी को ज़रूर तलाश कर लूँगा। काश तुम भी यहाँ होते तो ज़्यादा मज़ा आता। ख़त पढ़कर मेरी अजीब हालत हो गई। खुदा जानता है कि मैं इस किस्म की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता, लेकिन इसके बावजूद मेरे सारे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। मैं सोचने लगा कि क्या इन सारे कत्ल की घटनाओं का ताल्लुक उसी शैतानी पलंग से है। मेरे सामने लेनाकस का भोला भाला चेहरा घूम गया। आखिर ऐसी कौन सी अनदेखी ताकत थी जिसने ऐसे मासूम लड़के को कत्ल पर उकसाया था?
एम्बुस बार्टन किन हालात में पूरे ख़ानदान का कत्ल करने पर मजबूर हुआ था, और फिर उसकी औलाद भी ऐसे ही क्राइम करती रही। आखिर क्यों? क्या उस पलंग पर किसी आत्मा का साया था? मैंने बहुत कोशिश की कि इन सारी घटनाओं की छाप अपने दिमाग से निकाल दूं, और कुछ कामयाब भी हो गया था, लेकिन खौफ से अब तक छुटकारा नहीं पा सका था। काश हैरी को वो खुफिया खाना ना मिला होता और वो उस शैतानी पलंग के चक्कर में ना पड़ता। काश वो उसकी तलाश को छोड़ दे। उस खत का जवाब मैंने लिखा कि मुझे एक ज़रूरी मुकदमे की पैरवी करनी है, इसलिए नहीं आ सकूंगा। ये सच भी था। और फिर शायद 2 महीने बाद हैरी की तरफ से मुझे तार मिला कि वो उस शैतानी पलंग को तलाश करने में कामयाब हो चुका है। उसने लिखा था कि फ़ौरन पहुंचो, तलाश कामयाब रही। तुम आकर पलंग को फील्ड स्टीन पहुंचाने में मेरी मदद करो। लिखो कब आ रहे हो। अब इनकार मुश्किल था। आखिर इतने गहरे दोस्त की बात को मैं कब तक ठुकराता। मैं छुट्टी लेकर बोस्टन रवाना हो गया। हैरी सेंट जॉन के स्टेशन पर मुझे मिला। वो बहुत खुश था, बेहद खुश। भाई देखोगे तो हैरान रह जाओगे, उसके पहले अल्फाज थे। मुझे अपनी किस्मत पर अभी तक यकीन नहीं आ रहा। सच कहता हूँ कि वो पलंग बिल्कुल सही हालत में है। लकड़ी पर इतना खूबसूरत काम मैंने नहीं देखा। ज़रा सोचो, इतनी कीमती और हिस्टोरिकल चीज़ गले के गोदाम में बरसों से धूल में पड़ी थी। सच कहता हूँ कि जब मैंने उसे देखा तो बस पागलों की तरह देखता ही रह गया। वो अपने जज्बात पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। क्या उसके मालिक उसे बेचने के लिए तैयार हैं? मैंने पूछा। हाँ, वो उस पलंग की कीमत नहीं जानते, बल्कि वो तो उससे नफ़रत करते हैं, न जाने क्यों। बातें करते करते हम होटल पहुँचे और दूसरे दिन उस गांव में जाने का प्रोग्राम बनाया जहां शैतानी पलंग के मालिक रहते थे। खाने के बाद हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। हैरी ने अपनी शुरू की नाकामियों के बारे में बताना शुरू किया। वो कहने लगा, मुझे एम्बुस बार्टन के बच्चों को तलाश करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वो कुल 6 थे। अपने बाप के फांसी चढ़ने के बाद उन्होंने शायद अपने नाम बदल लिए थे। शुरू में ही मेरा ख्याल था कि अगर बार्टन की औलाद में से किसी के पास वो पलंग है तो वो उसकी बेटी के पास ही हो सकता है, और मेरा अंदाज़ा सही था। शुरू में उसकी तलाश में मैं बुरी तरह परेशान और नाकाम रहा। ये काफ़ी मुश्किल काम था। मैंने पुराने अखबारों को तलाश किया, मौत और पैदाइश के रजिस्टरों को देखा। मैंने हिम्मत नहीं हारी। आखिर मैंने उन्हें तलाश कर ही लिया। उन्होंने नाम तो बदल लिए थे, लेकिन इलाका नहीं छोड़ा था। उसी से मुझे कामयाबी मिली। अब बताओ। हैरी जैसे ही खामोश हुआ मैं बोल पड़ा, तुम उन लोगों का पता लगाने में किस तरह कामयाब हुए? हैरी आराम कुर्सी पर लेटकर छत की तरफ तकने लगा। उसने कहना शुरू किया, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, मेरा अंदाज़ा था कि वो पलंग एम्बुस की लड़की के पास हो सकता है। मुझे मालूम था लड़की अपने भाइयों में बड़ी थी। काफ़ी कोशिश के बाद मैं ये मालूम करने में कामयाब हो गया कि वो अपने बाप के जुर्म करने से पहले लॉयन नामी शख्स से ब्याही गई थी। उसके शौहर को जब इस कत्ल की घटना का पता चला तब वो अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर भाग गया। शौहर के भागने के बाद वो सामान समेत इस गांव में आ गई जहां हम जा रहे हैं। वहां उसने एक किसान के पास नौकरी कर ली। बाद में उस किसान से ही उसने दूसरी शादी कर ली। जब वो किसान मरा तो अपना सब कुछ बीवी के नाम कर गया, और इस तरह अपनी माँ के मरने के बाद लॉयन का बेटा फैनी बार्टन यानी एम्बुस बार्टन का नाती वारिस हुआ। फैनी बार्टन ने अपना नाम बदल लिया है। कल तुम मुझसे मिलोगे। वो अपनी पोती के ही साथ रहता है, और उसकी पोती ही ने मुझे गल्ले के गोदाम में पड़े उस पलंग तक पहुंचने में मदद की है। उसके चेहरे पर नज़रें जमाए हुए मैं मुस्कुराया। सच कहता हूँ, तुम्हें तो जासूस होना चाहिए था। तुम तो बेकार अपने वक्त और काबिलियत को फर्नीचर की तलाश में बर्बाद कर रहे हो। फिर मेरे दिल में एक सवाल उभरा और मैंने उससे पूछ ही लिया, हैरी, ये जो
पिछले 2 सदियों में कत्ल की वारदातें हुई हैं। क्या सच में इसका ताल्लुक उस शैतानी पलंग से है? और अगर है तो किस तरह, कैसे? हैरी ने बड़ी परेशान भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। शायद वो कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं सकता था। उसने धीरे से कहा, इसे तो सिर्फ इत्तेफाक ही कहा जा सकता है। उसके बाद मैं अपने सोने के कमरे में चला आया और कोशिश करने पर भी उस रात मैं उस रहस्यमयी और शैतानी पलंग के ख्याल को अपने दिल से नहीं निकाल सका। सारी रात मुझे भयानक ख्वाब दिखाई देते रहे। दूसरी सुबह हम उस गांव के लिए रवाना हुए। दोपहर के वक्त जब हम उस घर पर पहुंचे तो एक बड़ा सा कुत्ता हमारी तरफ आकर भौंका। थोड़ी देर बाद एक जवान औरत आई और कुत्ते को खामोश करने लगी। उसके पीछे पीछे एक बूढ़ा शख्स भी आकर हमें देखने लगा। वो हमारे करीब आया और सवालिया नज़रों से हमें देखने लगा। हैरी ने मेरा परिचय कराया। ओह, तो ये है फॉग बार्टन और एम्बुस बार्टन का वारिस फैनी बार्टन, एक कातिल, एक मुजरिम का जानशीं। मैं सोचने लगा, इस बूढ़े में तो ऐसी ख़तरनाक बात दिखाई नहीं देती। और ये उसकी पोती कितनी खूबसूरत है। घर की हालत बाहर से ख़राब थी लेकिन अंदर से ठीक ठाक था, जिसे उसकी पोती के सुघड़ होने का पता चलता था। आखिर मुझे अपने सोने के कमरे में पहुंचा दिया गया। अभी मैंने अपना सामान भी नहीं रखा था कि हैरी आ गया और कहने लगा, आओ तुम्हें वो पलंग दिखाऊं। वो आते ही उस पलंग को एक बार देख आया था। उसके कपड़े धूल से अटे हुए थे। वो दरवाजे पर खड़ा हुआ मुझे जल्दी चलने के लिए कह रहा था। सामान रखने के बाद मैं उसके साथ हो लिया। हम तंग सीढ़ियों से उतरते हुए गोदाम तक पहुंच गए। वहां अंधेरा था इसलिए मैं ठीक से गोदाम को नहीं देख सका। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गईं तो मैंने देखा वहां जगह जगह लोहे के औजार पड़े थे। दीवारों का प्लास्टर उखड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे परसों से इस गोदाम को इस्तेमाल नहीं किया गया था। गोदाम के दूसरे सिरे पर सीढ़ी लगी हुई थी। हैरी उस पर चढ़ने लगा। मुझे भी उसके पीछे चढ़ना पड़ा। मेरे हाथ और कपड़े मिट्टी से भर गए। ऊपर पहुंचकर जब मैं कपड़े झाड़ने के लिए रुका तो डर से मेरे सारे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। लेकिन जल्द ही मैंने अपने दिल को काबू में कर लिया। कुछ कदम के फासले पर हैरी धूल से अटे हुए एक अजीब से आकार के पलंग को कोने से खींचकर बीच कमरे में लाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे देखने के लिए आगे बढ़ा। मैं कई लम्हों तक यूं ही खड़ा उसकी तरफ देखता रहा, बिल्कुल पागलों की तरह। सच में ये एक अनोखी चीज़ थी। इतना शानदार पलंग मैंने आज तक नहीं देखा था। पुराने ज़माने का सारा फन उस पर ख़त्म था। उस पलंग की कीमत वही लोग जान सकते थे जिन्हें पुराने आर्ट की जानकारी थी। शैतानी पलंग देखकर जो मुझे खुशी हुई थी, धीरे धीरे वो दूर होने लगी। उसकी जगह पर एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि पलंग से अनदेखी किरणें मेरी तरफ पड़ रही हैं और मेरे दिल और दिमाग पर छाई जा रही हैं। उस पर नज़रें जमाए मैं आगे बढ़ा। जो आर्ट इतना खूबसूरत था मुझे अब खौफनाक लगने लगा। पलंग पर 2 सांप बने हुए थे, आपस में लिपटे हुए, फन उठाए हुए। ऐसा लग रहा था कि वो अभी डस लेंगे, लिपट जाएंगे। और अब मेरी नज़र पलंग के पीछे वाले हिस्से पर पड़ी तो मैं कांप गया। बिगड़े हुए और भयानक इंसानी चेहरे एक दूसरे के पीछे से झांकने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, इंसानी चेहरे इतने भयानक नहीं हो सकते। मेरे जिस्म से पसीना फूट निकला। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आत्माएं पलंग में समा गई हैं और एक भयानक ठहाका लगाकर अभी बाहर निकल पड़ेंगी और नाचते हुए हमारे आसपास घेरा बना लेंगी। क्या ख्याल है इस बारे में तुम्हारा? हैरी की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मुझे लगा जैसे अभी अभी मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा है या मुझ पर किसी तरह का जादू कर दिया गया था जो अब टूट गया है। पलंग पर से नज़रें हटाते हुए मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। बहुत खूब, लेकिन कितना खौफनाक है। वाकई शैतानी पलंग है, सच कहता हूँ। इससे भयानक चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ वाकई,
हैरी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इतनी भयानक चीज़ किसी बादशाह के बेडरूम की जीनत नहीं हो सकती। गोदाम में हल्का सा तंजिया ठहाका गूंज गया। मुझे लगा जैसे ये हंसी पलंग के खौफनाक चेहरों में से किसी एक ने लगाई है, लेकिन ये मेरा वहम था। वो हंसी हैरी की थी। हैरी, मैंने आहिस्ता से कहा, चीज़ तो अजीब है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने इसे तलाश कर लिया, लेकिन लेकिन काश तुम इसे ढूंढ निकालने में कामयाब नहीं होते। मुझे सिवाय खौफनाकी के इसमें कोई खासियत नज़र नहीं आती। इसे देखकर मुझे मायूसी ही हुई है। जैसे ही मैंने ये कहा, हैरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो मेरी तरफ ऐसी नज़रों से देखने लगा जैसे अभी झपट कर मेरा गला दबोच लेगा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। तो तुम्हारा ख्याल है मैं इसे यहाँ छोड़ दूँ? वो गुस्से से बोला। तोड़ दूँ या जला दूँ? फिर वो ठहर कर बोला, शायद तुम इससे डर गए हो। हैरी ने सच ही कहा था। मैं सच में डर गया था। मुझे उस पलंग से नफरत सी हो रही थी। मेरा ख्याल था हैरी भी डरा था, लेकिन वो अपना डर छुपाने की कोशिश कर रहा था। हैरी, मैं ये नहीं कह रहा था इसे छोड़ दो, लेकिन मुझे इस पलंग से सख्त नफरत है। अगर मुझे कोई कारून का ख़जाना दे और कहे कि इस पलंग पर सो जाओ, तो मैं नहीं सोऊंगा। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि आज रात इसी पलंग पर लेटूंगा, हैरी ने कहा। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। मेरे लाख मना करने पर भी वो अपनी बात पर अड़ा रहा। बड़ी मुश्किल से हम उस पलंग को हैरी के कमरे में लाए। उस बूढ़े और उसकी पोती ने इस बारे में कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन ना जाने क्यों वो पलंग के पास आने से कतरा रहे थे। रोशनी में मैंने उस पलंग को फिर देखा। अब मुझे उससे ज़्यादा डर नहीं लग रहा था और मैंने सोचा, इस पलंग पर सोने में हर्ज ही क्या है। फिर हम खाने के लिए नीचे चले गए। खाना खाने के बाद हैरी ने उस बूढ़े मेज़बान की पोती से कहा, आज रात मैं इस पलंग पर लेटूंगा। बूढ़े की पोती ने हमारी तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, बल्कि धीरे धीरे नीला हो रहा था। नहीं नहीं, वो लगभग चिल्लाई, आप मजाक कर रहे हैं। नहीं, मजाक नहीं, मैं आज इसी पलंग पर सोऊंगा, हैरी ने कहा। नहीं नहीं मिस्टर हैरी, आप ऐसा ना करिए। मुझे पता चला है कि ये पलंग मनहूस है, इस पर प्रेत का साया है। लेकिन हैरी ने अपना इरादा नहीं बदला और 10 बजे के करीब हम सोने के लिए गए। कमरे में पहुंचकर मैंने महसूस किया जैसे पलंग जानदार है और सांसें ले रहा है। मैंने हैरी से आखिरी बार कहा कि खुदा के लिए वो इस पलंग पर ना सोए, लेकिन हैरी नहीं माना और मुस्कुराकर बोला, मैं देखना चाहता हूँ कि इस पलंग में क्या खासियत और अनोखापन है। आखिर में मैं उसे खुदा के हवाले करके अपने कमरे में चला आया और लेट गया। काफ़ी देर तक मुझे नींद नहीं आई। फिर मेरी आंख लग गई, लेकिन एक खौफनाक आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैं कांपता हुआ उठकर चारपाई पर बैठ गया। आवाज़ अभी तक आ रही थी, जैसे कोई कराह रहा हो, लेकिन ये किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी। मैं हिम्मत करके उठा, लालटेन जलाई और नंगे पांव बाहर की तरफ भागा। अब कराहने की आवाज़ें बंद हो चुकी थी। मैंने हैरी के कमरे में झांक कर देखा। कमरा खाली था। हैरी वहाँ मौजूद नहीं था। मैं अपने कमरे में वापस आया, लालटेन लेकर बाहर की तरफ चला। सीढ़ियों के पास आकर कुछ देर के लिए रुका, ठिठका, लेकिन हिम्मत करके पीछे उतरने लगा। इस अजीबो-गरीब कराहने की आवाज़ का ताल्लुक ज़रूर हैरी से है। मैं घर के रास्ते नहीं जानता था, इसलिए मैं नहीं समझ सका कि मैं किचन की तरफ उतर रहा हूँ। नीचे पहुंचकर मैंने इधर उधर देखा। करीब ही एक बंद दरवाज़ा था। मैंने उसे धक्का दिया, वो खुल गया। लालटेन की रोशनी में मैंने देखा वहाँ उस बूढ़े का कुत्ता खून में लथपथ पड़ा था। शायद उसकी चीख से ही मेरी आंख खुल गई थी। इससे ज़्यादा भयानक बात यह थी
कि वहाँ एक कोने में खड़ा हैरी मुझे घूर रहा था। उसके दाएं हाथ में बड़ा सा चाकू था जिससे खून के कतरे टपक रहे थे। हैरी का चेहरा इतना भयानक हो रहा था कि मुझे अपना खून जमता हुआ महसूस हुआ। वो पागलों की तरह मेरी तरफ बढ़ा। गुस्से से वो पागल हो रहा था। मैंने लालटेन रख दी और चाकू छीनने के लिए उसकी तरफ झपटा। हैरी दुबला पतला आदमी था। उसे मेरे लिए काबू करना मुश्किल नहीं था, लेकिन उस वक्त उसमें इतनी ताकत ना जाने कहाँ से आ गई थी। उसका बायां हाथ मेरी गर्दन तक पहुंच गया, लेकिन मैंने चाकू वाला हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। गले पर उसके हाथ का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। अचानक सीढ़ियों पर किसी के भागने की आवाज़ आई और फिर किसी ने जोर से चीख मारी। उसी लम्हे हैरी हाथ छुड़ाकर चाकू का वार मुझ पर करने ही वाला था कि दूसरे ही लम्हे वो चीख मारकर नीचे गिर पड़ा। बंदूक की गोली उसके जिस्म में घुस चुकी थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। बूढ़े की पोती वहाँ बंदूक लिए खड़ी थी। मैंने इसे गोली मार दी है, वो पागलों की तरह चिल्लाई। इसका मरना ही बेहतर था, वरना वो सबको कत्ल कर देता। हैरी मरा नहीं था, गोली उसके कंधे में लगी थी। इस हादसे ने उसके ऊपर बहुत बुरा असर डाला। वो कई दिनों तक बात नहीं कर सका। आखिर जब वो बोलने के काबिल हुआ तो पूछने लगा, ये सब कैसे हुआ? और वो उस भयानक हादसे से बिल्कुल अनजान था। उसने बताया कि उसे पलंग पर सोने के बाद किसी बात की खबर नहीं। जब मैंने उसे बताया कि उसने कुत्ते और मुझ पर भी कत्ल के इरादे से हमला किया था, तो वो मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। उसे कुछ पता नहीं था कि कौन सी रहस्यमयी ताकत उसे खींचकर किचन में ले गई थी और किसी शैतानी ताकत ने उसके हाथ में चाकू देकर उसे ये करने के लिए उकसाया था। वो यही कहता रहा, मुझे कुछ पता नहीं है। और मुझे अचानक लेनॉकस का ख्याल आया, तो क्या वो मासूम नौजवान भी हैरी की तरह बेगुनाह था और बार्टन खानदान के सभी लोग इसी तरह मुजरिम बने थे? वो सब बेगुनाह थे। इससे आगे मैं कुछ और नहीं सोच सका। हैरी तंदुरुस्त हो चुका था। हमने उस मनहूस और शैतानी पलंग को जला दिया। आग की रोशनी में मैंने पलंग पर पुरानी ज़बान में लिखे हुए ये अल्फाज भी पढ़े। लिखा था, जिस कलाकार ने इस पलंग पर कलाकारी की है उसके हाथ ताज़ा खून से लुथड़े हुए हैं, और जो भी इस पलंग पर लेटेगा उसके हाथ भी खून से रंग जाएंगे। मेरे सारे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। आज भी मैं उस पलंग को नहीं भूल सका हूँ और पुरानी चीज़ों को जमा करने का वो शौक भी छोड़ चुका हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।